तुम लोगों को आंसर बहुत बड़ा लग रहा होगा दोस्तों, आंसर बड़ा नहीं है, तुमको इतना लिखना ही नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, इतना नहीं लिखना तुमको एग्जामिनेशन में। रीड आउट करो, मेरा मोटो यही है कि तुम इसको रीड आउट करो। हम चाहते हैं इसको पढ़ो एकदम इजी लैंग्वेज में, इससे ज़्यादा बेस्ट इजी लैंग्वेज में तुमको कहीं भी कोई भी सैंपल पेपर ले लो, चाहे क्वेश्चन बैंक ले लो, चाहे तुम्हारा कुछ भी उठा लो, बड़ा बड़ा ग्रंथ उठा लो, ठीक है। इससे ज़्यादा इजी वर्ड का तुमको स्टॉक कहीं भी तुमको मिलेगा नहीं, ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ। ये तुम्हारे साहिल भैया की गारंटी है, ठीक है। एकदम यही सब क्वेश्चन आता है दोस्तों, गारंटेड है कि क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10 जो तुम्हारा सिविक्स का जो है महामैराथन, ठीक है दोस्तों, सिविक्स का महामैराथन पूरा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन एकदम तुम्हारे एग्जामिनेशन में एकदम आने वाला है। मैं जितना क्वेश्चन भाई बता दे रहा हूँ सिविक्स में वो एकदम देखते हुए चलना। नेक्स्ट जो तुम्हारा अराउंड 1 आवर्स के अराउंड जो तुम्हारा टाइमिंग है भाई, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। अगर तुम इसको देख लेते हो तो पेपर में तुम फोड़ के आने वाले हो, सिमिलर क्वेश्चन तुमको मिलेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। एकदम तुम देख लेना, अभी तुम क्वेश्चन जो दिखाएंगे सारा का सारा आंसर भी प्रोवाइडेड मिलेगा तुमको। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, पूरा मैराथन में तुम्हारा पूरा चैप्टर में कवर करूंगा क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। एकदम सिर्फ और सिर्फ इसको करके चले जाओ, तुम्हारा पेपर में तुम फोड़ के आने वाले हो, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का मेरा ऑलरेडी भाई डाला हुआ है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स का। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना पहले भाई, प्लीज साहिल भाई को सपोर्ट दिखाओ, प्लीज अभी तुरंत चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। और देखो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को, महामैराथन को। पावर शेयरिंग को पहले बताएंगे, फिर उसका फेडरलिज्म, फिर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, एकदम गो थ्रू चलते रहेगा। फिर तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज, फिर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। जितना बता देंगे भाई दैट इज योर ब्रह्मास्त्र, ठीक है। साइंस के पेपर में भाई एकदम सेम टू सेम सारा क्वेश्चन आया था, गारंटी साहिल भैया कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसको बोर्ड के एग्जामिनेशन के टाइम, एकदम गारंटेड दोस्तों कि इन क्वेश्चन से बाहर ना ही तुम्हारे सीबीएसई में पेपर में आने वाला है, और ना ही तुम्हारे कोई भी स्कूल्स के टीचर्स जो तुम्हारे हाफ ईयरली के पेपर बना रहे हैं, ना ही तुम्हारे उस पेपर में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है। मेरा इस चीज का गारंटी है दोस्तों, एकदम 19 से 20 क्वेश्चन मैं यहाँ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, पूरा तीनों चैप्टर मिला करके। इनसे बाहर कुछ भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट में थोड़ा सा मैं ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट है एकदम डायरेक्ट डिट्टो जो आने वाला है पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म में, एकदम मैं वहां प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। सारा का आंसर तुम रीड आउट कर लेना, आंसर तुमको पते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्वेश्चंस एक बार ओवर व्यू लेते हुए चलना मेरे साथ, हम जो भी समझाते हुए चल रहे हैं सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो एकदम सारे का आंसर जिसका नहीं पता होगा एक बार रीड आउट कर लेना और स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले कीवर्ड्स, ठीक है। तो इथनिक मेजोरिटेरियनिज्म और सिविल वार, प्रूडेंशियल और पावर शेयरिंग का तुम्हारा कीवर्ड्स है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पूरे चैप्टर को पढ़ने के दौरान ये सारे कीवर्ड्स का उपयोग हम लोगों को करना रहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा का लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो। और पावर शेयरिंग क्या है, तुम्हारा एक स्ट्रेटेजी है जहां पे ऑल मेजर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी क्या करते हैं, प्रोवाइडेड विथ ए परमानेंट शेयर ऑफ पावर इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सारे मेजर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को प्रोवाइड किया जाता है एक परमानेंट शेयर ऑफ पावर इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों अब हमारा आ गया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में एकदम डिट्टो आने का एकदम 100% चांसेस है, जो कि तुम्हारा पहला क्वेश्चन है पावर शेयरिंग का, कि एक्सप्लेन हाउ पावर इज शेयर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तुमको बताना है कि कैसे पावर शेयर हो रहा है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं बच्चे की, एकदम गलती करते हैं, ठीक है। क्या गलती करते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सिर्फ लिख के आ जाएंगे। नहीं भाई, तुमको सिर्फ ये नहीं लिखना है, ये तो पहला स्टेप है, ये तो पहला है कि डिफरेंट ऑर्गन में हो रहा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, ठीक है। लेकिन इसके बाद है तुम्हारा सेकंड पॉइंट कि डिफरेंट पावर इज शेयर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल एज बिटवीन वन फेडरल और जनरल गवर्नमेंट, ठीक है। समझने की कोशिश करना है, वेरियस रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट में भी पावर शेयर हो रहा है सब नेशनल लेवल पे, और तुम्हारा वन फेडरल और जनरल गवर्नमेंट में हो रहा है इंटायर कंट्री के लेवल पे। तो डिफरेंट लेवल पे भी हो रहा है तुम्हारा पावर शेयरिंग, ठीक है। जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एग्जांपल प्रोवाइड करके रखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश ए डुअल पॉलिटी इन विच द पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे देखो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में पावर डिवाइडेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है। हमारा थर्ड नंबर पॉइंट क्या कहता है, फिर इसमें पावर फिर डिवीजन हो रहा है। तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में हो रहा था, फिर उसके बाद डिफरेंट लेवल्स के अमंग हो रहा था, ठीक है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे। फिर तुम्हारा पावर शेयर किसके हो रहा है, सोशल ग्रुप्स के लेवल पे हो रहा है, ठीक है, जो कि बेस्ड रहते हैं रिलीजियस और लिंग्विस्टिक लाइन के बेस पे, ठीक है। एकदम याद रखना है। एग्जाम्पल तुम्हारा जैसे हो गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि बेल्जियम फॉलो करता है, ठीक है दोस्तों। हमारा देखो पावर शेयरिंग इज अमाउंट, चौथा नंबर पॉइंट तुम्हारा क्या रहेगा पावर शेयरिंग का, किसमें किसमें ऑर्गन में हो रहा है। तो चौथा ऑर्गन तुम्हारा हो गया पावर शेयरिंग अमंग
पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो रहा है पावर शेयर, जिसमें कि कंपटीशन हो रहता है कि भाई सारे पार्टीज को एकदम रहता है कि कैसे क्या करें जिसमें कि वोटर अट्रैक्ट होकर उसको वोट दे सके और फिर उसके बाद जनता उसको जिता करके रूलिंग पार्टी में ला सके। देखो एकदम स्टिफ कंपटीशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है ये पॉलिटिकल पार्टीज में, जो तुम्हारा पावर शेयरिंग होता है ये बहुत ज्यादा स्टिफ कंपटीशन को प्रोवाइड करता है। मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारा मल्टी पार्टी सिस्टम एज फॉलोड इन इंडिया में होता है, देखो नेशनल एंड रीजनल पार्टी के अमोंग में। डेनमार्क में ऑल्सो है अबाउट अ डजन पार्टी, 1 दर्जन पार्टी के हिसाब से यहाँ डेनमार्क में भी चलता है, बहुत ज्यादा कोलिशन गवर्नमेंट वहाँ पे भी है, ठीक है। अब हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिस्क्राइब एनी 3 डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। तुमको श्रीलंकन तमिल्स का 3 डिमांड्स बताना है और हाउ डिड दे स्ट्रगल फॉर द डिमांड्स, और क्या सब स्ट्रगल करना पड़ा उनको, ठीक है। सारा एकदम लिखा हुआ है दोस्तों, एकदम ईजी पॉइंट में मेरा नोट्स मैंने जो अपने टाइम में बनाया था दोस्तों वही सेम टू सेम मैंने उठाया है, सेम टू सेम लाइन्स है, एकदम ईजी क्वेश्चंस का एकदम इजी स्टेटमेंट है, सारा रीड आउट तुम कर सकते हो अगर आंसर तुमको नहीं पता है तो। और क्या उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ा अपने डिमांड को करवाने के लिए, तो स्ट्रगल भी यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है। हाउ डिड दे स्ट्रगल फॉर द डिमांड्स, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और साहिल भैया को सपोर्ट दिखाना प्लीज दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फेडरलिज्म पे, ठीक है दोस्तों। तो फेडरलिज्म हमारा क्या है, फेडरलिज्म है तुमको यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना है फेडरलिज्म का, तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है कीवर्ड्स। अभी जैसे देखे थे हम लोग पावर शेयरिंग में, तो यहाँ पे फेडरलिज्म में भी है ज्यूरिसडिक्शन, कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, फिर कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो ये सारा कीवर्ड्स तुम्हें पूरे चैप्टर को पढ़ने के दौरान इंपॉर्टेंट आता है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी तुमको इंडिविजुअली आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ए यूनिटरी वन। एकदम तुमको यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा कि यूनिटरी सिस्टम और सेंट्रल, मतलब समझने की कोशिश करो कि यूनिटरी सिस्टम और तुम्हारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस है, डिस्टिंग्विश तुमको करना है उसको पॉइंट वाइज, ठीक है। तो मैंने कंपैरिजन करते हुए यहाँ पे सारा 3 से 4 पॉइंट है यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर रखा है, तुम इसको छांट के खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। एक बार रीड आउट कर लेना, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। मैंने एग्जांपल भी देके रखा है कि यूनिटरी सिस्टम में कौन कौन से मतलब कंट्री आते हैं और तुम्हारा फेडरल सिस्टम में कौन कौन से कंट्री आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन एनी 3 मेजर स्टेप्स टेकन टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एट द विलेज एंड टाउन लेवल्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है 3 मेजर स्टेप्स, ठीक है, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो हम लोग टॉपिक है उसमें देखे थे कि कैसे हो रहा है विलेज पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड टाउन्स के लेवल पे हमारे संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो विलेज और टाउन्स लेवल पे हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एकदम पूरा सब चीज अच्छे तरीके से यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, तो उसी तरह तुमको एकदम आंसर्स लिख के आना है, ठीक है। आंसर तुमको नहीं पता था तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। एकदम दोस्तों सीबीएसई का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में सीबीएसई एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब एकदम आया था मेरे टाइम भी ये क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, जब मैं 10th का बोर्ड दे रहा था तो, ठीक है दोस्तों। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में तुम इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका भी देख लेना, ठीक है। तुमको पता ही होगा, नोट्स वगैरह तुम प्रिपेयर किए होगे, तो इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका और बेल्जियम का भी देख लेना, बस हो गया, और ज्यादा कुछ उसमें है नहीं पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में। अब हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फेडरलिज्म चैप्टर का कि एक्सप्लेन एनी 4 फीचर ऑफ द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तुमको यहाँ पे 4 फीचर्स बताने हैं थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट का। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, समझने की कोशिश करो। तुमको थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट एकदम बताना है कि कैसे, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये तुम्हारा थर्ड टियर गवर्नमेंट है, मतलब 3 स्टेप इंडिविजुअली, मतलब तुम्हारा पावर डिवाइडेड है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो उसका तुमको फीचर्स बताना है, ठीक है। 4 फीचर मैंने देख रखा है, तुम 5 से 6 फीचर्स इसमें क्रिएट कर सकते हो, एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या सब डिमेरिट्स है, इरेगुलर इलेक्शन होता है, डोमिनेशन ऑफ अपर कास्ट हो जाता है, फिर इग्नोरेंस है, इलिटरेसी एंड पॉवर्टी ऑफ द विलेजर्स है, ठीक है, एक्सेसिव ऑफिशियल कंट्रोल वगैरह हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारा लैक ऑफ एडिक्वेट फंड्स हो गए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि मेंशन एनी 4 मेजर्स टेकन टू डिसेंट्रलाइज पावर इन इंडिया, ठीक है। तो तुमको 4 मतलब उपाय बताना है कि कैसे भारत में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। या फिर और में करके मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो दोनों में से जो भी पूछे तुमको आंसर सेम लिखना है, ठीक है। फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट का भी सेम ही होगा आंसर, यही 4 पॉइंट। और तुम्हारा 4 जो तुम्हारा मेजर्स है जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को इंडिया में दर्शाता है वो भी यही चीज होगा, चारों आंसर। डिवीजन ऑफ पावर है यहाँ पे, रिटेन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर उसके बाद एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और फिर उसके बाद एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके बाद एक क्वेश्चन और है जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हाउ आर द पावर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर। सेंटर और स्टेट्स के बीच में कैसे पावर डिवाइड होता है, इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन मतलब अपने दिमाग में रखते हैं। तो
कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। तुम्हारा पावर डिवाइडेड हो रहा है स्टेट और सेंटर के बीच में बाय द हेल्प ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मैंने की वर्ड में ही वहां पे ऑलरेडी दे के रखा है इंपॉर्टेंट कि क्या होता है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जानते ही स्टेट का मैटर होगा, यूनियन लिस्ट में तुम्हारा यूनियन का मैटर जो टॉप तुम्हारा जैसे हो गया भारतीय सुरक्षा वगैरह हो गया, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। और स्टेट लिस्ट में तुम्हारा स्टेट का मैटर आता है। कंकरेंट लिस्ट में तुम्हारा क्या होता है, दोनों का इंडिविजुअल का तुम्हारा बात सुना जाता है और दोनों के मैटर को वहां पे रख करके वहां पे डिसीजन कोई मेकिंग किया जाता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 7, जो कि एकदम गारंटेड है, एनसीईआरटी का लाइन तुमको उठा के यहाँ पे दे दिया गया है और एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई भी पूछती है। जो बच्चे सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र होने वाला ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट कर जाए तुम्हारे पेपर में, ठीक है, कोई भी सेट में रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि व्हाई द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर, एक्सप्लेन टू विद 2 एग्जांपल। तुमको यहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में लिखवाना चाहता है, ठीक है, जो क्वेश्चन ये देगा, ठीक है। ये जो एनसीईआरटी का लाइन है कि कैसे या फिर क्यों एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो पावर बैलेंस है ये क्यों वेरीज करता है वन फेडरेशन टू अनदर फेडरेशन। तो तुमको ये समझाना पड़ेगा। कैसे समझाओगे, एक तुम्हारा जो 2 मेन फैक्ट है जो कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इसको तुमको एक्सप्लेन करते हुए वहां पे बताना पड़ेगा कि कैसे एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में वेरीज करता है वन फेडरेशन टू अनदर। क्योंकि कमिंग टुगेदर में तुम एग्जांपल में देखते ही हो कौन कौन से देश आते हैं, यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और हमारा देश इंडिया, स्पेन और बेल्जियम जैसा देश जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को मतलब एक्सेप्ट करता है और वर्किंग में लाता है। और ये सब स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए वगैरह कमिंग टुगेदर फेडरेशन को, समझ रहे हो ना, सारा के बारे में लिखा हुआ, एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलो हम लोग चलते हैं हमारा जेंडर, रीजन एंड कास्ट जो चैप्टर है, ठीक है दोस्तों, इसको आप समझते हैं इसमें क्या सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है। जेंडर को हम लोग एज ए सेक्स भी देखते हैं, ठीक है, लेकिन जेंडर क्या है, एक सोसाइटी का ओरिजिनेट किया हुआ वर्ड है, और तुम्हारा सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल वर्ड है जो कि हम लोग बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मेल बॉडी फीमेल बॉडी को देख करके हम लोग स्ट्रक्चर देख करके डिटरमाइन करते हैं कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का क्या है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ सकता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर लो फीमेल लिटरेसी रेट। देखो, लो फीमेल लिटरेसी रेट पुराने जमाने से ही मतलब महिलाओं को बहुत ज्यादा पढ़ाने पे ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात को। तो क्या फैक्टर्स है जो कि उस वजह से अभी तक इम्पैक्ट कर रहा है और बहुत ज्यादा मतलब अभी भी देखा जाता है कि महिलाओं को, फीमेल को मतलब लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। अभी भी बहुत महिलाएं ऐसी है जो कि लिटरेट नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या फैक्टर्स है, तो दिस फैक्टर्स आर हियर, 3 फैक्टर मैंने देख रखा है, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट से क्या मतलब तुम समझते हो, ठीक है। गिव एनी 2 प्रोविजन तुमको बताना है जो कि इंडिया को सेकुलर स्टेट बनाता है, ठीक है। सेकुलर स्टेट क्या होता है मतलब, और फिर तुमको एक्सप्लेन करते हुए ये समझाना है कि इंडिया कैसे सेकुलर स्टेट है। तो एकदम दिया हुआ है, 2 पॉइंट मैंने दिया है यहाँ पे, 2 प्रोविजन जो कि इंडिया को सेकुलर स्टेट बनाता है। देखो, कंपेयर करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे अनदर कंट्री से कंपेयर करते हुए दिखाया गया है यहाँ पे कैसे हमारा इंडिया सेकुलर स्टेट है। जो 2 प्रोविजन है यहाँ पे लिखा हुआ है, और सेकुलर स्टेट क्या होता है इसका डिफिनेशन यहाँ पे एक लाइन में मैंने लिखा है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इन विच कंट्री वाज द सिविल राइट मूवमेंट स्टार्टेड। किस कंट्री में तुम्हारा सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था, तो तुमको ध्यान रखना है। नेम एनी लीडर्स इसमें बताना है जो रिलेटेड टू दिस मूवमेंट, जो इस मूवमेंट से रिलेटेड थे। व्हाई डिड ही स्टार्ट दिस मूवमेंट, और उन्होंने इस मूवमेंट को क्यों स्टार्ट किया था। तो अमेरिका में हुआ था सिविल राइट मूवमेंट, याद रखना है तुमको, और वहां पे स्टार्ट किया गया था। और मार्टिन लूथर जो किंग थे वे मतलब लीडर दिस मूवमेंट से रिलेटेड मतलब कंसर्न उन्होंने स्टार्ट किया था। द पर्पस ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू गिव इन द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बीइंग प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट द अफ्रो अमेरिकन के बीच जो रेशियल तुम्हारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट जाकर के उन्होंने इस मूवमेंट को चलाया था, ठीक है। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बहुत हद तक इंड करने का कोशिश करने के लिए ये सिविल राइट मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था अमेरिका में मार्टिन लूथर के द्वारा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन क्या कह रहा है भाई, अब क्या होता है तुमको बताना है। हाउ इज इट लिंक्ड विद डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज। समझने की कोशिश करो, जेंडर डिवीजन क्या होता है उसको तुमको बताना है और कैसे ये लिंक्ड है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर हम लोग जब हम पढ़ा रहे थे वन शॉट जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का, तो वहां पे तुम देख सकते हो मैंने कीवर्ड्स में बताया था कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एक टर्म है, तो उसका क्या मीनिंग है, ठीक है, सोसाइटी से, समाज से क्या कैसे ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो सेकंड तुम्हारा पार्ट का आंसर हो गया, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये।
और जेंडर डिवीजन से तुम क्या समझते हो, इसका तुम्हारा डिफिनेशन हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एकदम देख लो, एकदम यही सब क्वेश्चन आने वाला एग्जामिनेशन में, एकदम याद रखना। गिव 3 इल इफेक्ट्स तुमको बताना है ऑफ कम्युनलिज्म इन द सोसाइटी। कम्युनलिज्म का क्या मतलब इल इफेक्ट्स है तुमको सोसाइटी समाज पे, ये तुमको बताना है। 3 इफेक्ट मैंने यहाँ पे देख रखा है, देख लेना, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अब आता है जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में एकदम छपने वाला है, एकदम याद रखना। मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन तुमको एकदम वहाँ पे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या फैक्टर्स, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिजरेबल एंड द पुअर कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। देखो, महिलाओं का जो मिजरेबल और पुअर कंडीशन है उसके लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कौन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल करता है जो भारत में, समझ रहे हो, वुमेन के पुअर कंडीशन का जिम्मेदार बन रहा है, ठीक है। तो तुमको बताना है। तो सेक्सुअल डिवीजन टेबल तुम्हारा हो गया पहला फैक्टर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। दूसरा इलिटरेसी। तीसरा लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, राजनीतिक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने नहीं देते हैं, यहाँ पे पुरुष समाज जो है डोमिनेटेड रहता है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे सोसाइटी चेंज हो रहा है वैसे वैसे मानसिकता भी लोगों की चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में महिलाओं का। तो इस वजह से भी दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिजरेबल एंड पुअर कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब, ठीक है। नौकरी वगैरह में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, वेजेस वगैरह कम मिलते हैं, सैलरी वगैरह कम मिलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये चारों पॉइंट मैंने देख रखा है, तुमको इस पे 2-2 लाइन तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट टू पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव इंपैक्ट्स ईच ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स रिलेशन इन इंडिया, ठीक है। तुमको यहाँ पे दोस्तों समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इंपैक्ट तुमको बताना है। पॉजिटिव इंपैक्ट भी मैंने देख रखा है, देखो यहाँ पे स्टार मार्क करके, नेगेटिव इंपैक्ट में मैंने देख रखा है, ठीक है। 2-2 पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट देख रखा है जो कि कास्ट इन पॉलिटिक्स रिलेशन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है भारत में, ठीक है। तुमको ये चीज बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, कि व्हाट इज फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या था, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन। सेकंड पार्ट का तुम्हारा यहाँ से लेकर 3 पॉइंट मैंने देख रखा है, और फेमिनिस्ट मूवमेंट का डिफिनेशन यहाँ पे पहला लाइन में, ठीक है दोस्तों। एकदम तुम लोग ये चीज देख लेना, याद कर लेना, एकदम तुम लोग को ऑलरेडी आई होप याद होगा, एक बार रिविजन करने के लिए तुम ये सब देख सकते हो, ठीक है। डिस्कस एनी 4 फैसिलिटीज आर गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस को क्या सब फैसिलिटीज दिया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, ये तुमको बताना है। यहाँ पे 4 मैंने यहाँ पे देख रखा है, देखो, टू गिव देम फेयर टू रिप्रेजेंटेशन इन विधानसभा एंड लोकसभा में भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, उनको फेयर चांसेस देने के लिए बहुत सारा प्रोविजन लाया गया है। टू हेल्प देम मूव फॉरवर्ड इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए उन लोगों को क्या करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड किया गया है। द सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर देम, वही चीज लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैव ऑल्सो प्रोहिबिट्स एनी टाइप ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और संविधान में ये चीज मेंशन किया गया है कि कोई भी बैकवर्ड क्लास के साथ वगैरह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये सब प्रोहिबिट्स है, ठीक है, एकदम रिस्ट्रिक्टेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और रिजर्वेशन वही चीज, अभी तुमको पहला पॉइंट में भी वही चीज लिखा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह में तुमको अपलिफ्ट करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, एजुकेशन फील्ड वगैरह में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कि डिस्कस एनी 4 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इनइक्वालिटी। तुमको 5 या 4 स्टेप्स लिखने के लिए कह सकता है। 4 मार्क्स क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, तो ठीक है दोस्तों, कि तुमको ये बताना है कि भाई आप बताइए 4 स्टेप्स दीजिए जो कि सरकार के द्वारा कदम उठाया जाना चाहिए, स्टेप्स लेना चाहिए सरकार को, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है और जेंडर इनइक्वालिटी को, ठीक है, जो जेंडर के बीच में, फीमेल के बीच में जो तुम्हारा हो रहा है नाटकबाजी, जो नौटंकी होता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तो ये सारा चीज एकदम प्रोहिबिटेड होना चाहिए। तो क्या सब स्टेप्स मतलब उठाया जा सकता है सरकार के द्वारा, और सरकार क्या उठाई है स्टेप्स, तो उसको तुम मेंशन कर सकते हो। रिसेंटली तुमको जो भी घटित हो रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, अभी रिसेंट के भी तुम बहुत सारे चीज को एग्जांपल्स के सहित एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। तो क्लास 10th का जो पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर है, सिविक्स का चैप्टर 4, हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर है, इससे रिलेटेड जितना भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो तुम्हारे एकदम पूरे एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और जो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में एकदम गारंटेड रहता है कि एकदम क्वेश्चंस आएंगे, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को दोस्तों इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं तुमको, और सारा का आंसर्स मेरे द्वारा प्रोवाइडेड किया हुआ है दोस्तों। मैं ऑलरेडी भी अपने पुराने लेक्चर में सारे का आंसर्स के साथ साथ लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेनेशन करके रखा हूं। अगर तुमको लाइन बाय लाइन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए और 1 शॉट वीडियो देखना है, तो तुम प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और इस वीडियो में मैं फिलहाल के लिए सारा क्वेश्चंस तुम्हें समझा दे रहा हूं, और आंसर्स भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूं, जिसका तुम स्क्रीनशॉट दोस्तों लेते हुए चलना, ठीक है, और इसका आंसर्स एकदम रीड आउट करते हुए चलना, एकदम पॉइंट वाइज तुमको आंसर देना है। मैं एक चीज स्ट्रिक्टली यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि मेरा ये कॉपी का खुद का हैंड रिटन नोट्स से
मैंने सारा चीज़ जहाँ से मैंने ये मटेरियल उठाया था अपने टाइम में, जिस समय मेरे को अपना नोट्स प्रिपेयर करना था, मैंने वहीं से इस सारे चीज़ को उठाया है। एकदम मेरा नोट्स का सेम टू सेम है। लेकिन हाँ, मैंने नोट्स जब अपना बनाया था क्वेश्चंस में, तो सारे का आंसर्स मैं पॉइंट में लिखा था। तो तुम्हें भी जहाँ पे फुल स्टॉप वगैरह है, तो वहाँ पे तुम्हें जो एग्जैक्ट पॉइंट है पढ़ने के बाद तुम्हें पॉइंट छांट के लिखना है, ठीक है। समझ आ गया दोस्तों ये सारी बातें। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस पे, ठीक है। कि पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, मैंने ऑलरेडी इसका वन शॉट दोस्तों पढ़ा के रखा है पूरा, एकदम एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज पूरा कवर करते हुए, ठीक है। पूरा वन शॉट तुमको देखना है तो तुम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और अभी हम पूरा क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। तो तुम्हें यहाँ पे बताना है दोस्तों कि पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है, राजनीतिक दल के बारे में तुम्हें बताना है कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। तो तुम्हें क्या करना है, पॉलिटिकल पार्टीज को बताते हुए उसके फंक्शंस को भी बताना है और तुम्हें उसके चैलेंजेस को भी बताना है। अरे क्या वर्कआउट करता है पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, हमारे लोकतंत्र देश में, तो उसके बारे में बताना है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या सब चीज़ करते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में लिखना है फंक्शंस में और चैलेंजेस में। एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये, और तुम्हारे एग्जामिनेशन में आता है डायरेक्ट लिखने के लिए कि भाई हाँ, चैलेंजेस बताइए पॉलिटिकल पार्टी जो फेस करता है, और तुम्हारा फंक्शन बताइए जो वर्कआउट करता है, तुम्हारा कार्यकलाप पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का तुम्हारा डिफिनेशन यहाँ पे है, उसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में 2-3 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा देके रखा है। तो जो एग्जैक्ट डिफिनेशन है तुम उसको भी सिर्फ लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है, एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हमारा फंक्शन सारा क्या है एकदम याद रखना, पॉइंट वाइज सारा फंक्शन है। पहला क्या है, कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन करवाता है तुम्हारा, हो गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन, फिर उसके बाद दे डिस्कस दियर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू बी फॉलोड। देखो अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम को डिस्कस किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जनता के बीच जाकर के, तो इसको एक्सप्लेन करना है। ये देखो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो तुम्हारा इलेक्शन हो रहा है, कंटेस्ट किया जा रहा है, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का क्या हिस्सेदारी है, क्या भागीदारी है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करके इलेक्शन कंटेस्ट करवा रहे हैं, तो उनके बारे में भी मैंने अच्छे से डिटेल में 3 से 4 पॉइंट दे के रखा है। तो उसको छांट के तुम 1 से 2 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। और तुम्हारा सेकंड पॉइंट हो गया, दे डिस्कस दियर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू बी फॉलोड। तो कैसे जनता के बीच जाके करते हैं डिस्कस ताकि उनको वोट मिल सके, उनके बारे में भी 1-2 पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, और उसको देख लेना। और लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग तुम्हारा क्या हो गया, नियम कानून वगैरह बनवाने में और लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस डिबेट वगैरह करके उसको पास आउट कराने में भी तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज का वर्कर रहता है। समझ में आया कि नहीं, उनका कार्य रहता है ये सारा चीज़। और हमारा चौथा नंबर हो गया, फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, सरकार को बनाना और सरकार को चलाना भी तुम्हारा एक रूलिंग पार्टी का काम है। लेकिन हमेशा याद रखना दोस्तों कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन में हमें दोनों का लिखना पड़ेगा। देखो पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब सीधी सी बात है कि तुम्हारा रूलिंग पार्टी हो गया और तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपोजिशन पार्टी, ठीक है। तो अपोजिशन पार्टी के बारे में भी तुमको लिखना है कि अपोजिशन पार्टी का क्या रोल है और तुम्हारा रूलिंग पार्टी का क्या रोल है। तो रूलिंग पार्टी का तुम्हारा रोल है कि सरकार अपना बनाएगा, जो जीत गया मेजोरिटी से, जो अपना बहुमत क्लियर करने के लिए तुम्हारा जीत गया, तो वो अपना सरकार बनाएगा और सरकार को चलाएगा। और रोल ऑफ अपोजिशन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी जो अपना चुनाव हार गया है, वो अपना अपोजिशन पार्टी के रूप में अपोजिशन का रोल निभाएगा और फिर तुम्हारा कीप चेक करते रहेगा रूलिंग पार्टी पे, ठीक है। मतलब जो रूलिंग पार्टी में है, जो इलेक्शन जीता है, ठीक है, उस जो सरकार चला रहा है उस पर एकदम चेक करते रहना है, निगरानी रखते रहना है कि कहाँ पे क्या गलत कर रहा है, कोई गलत मिसयूज वगैरह तो नहीं कर रहा है, कोई गलत पॉलिसी वगैरह तो नहीं लेके आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद फॉर्म द पब्लिक ओपिनियन तुम्हारा हो गया, पब्लिक ओपिनियन भी फॉर्म करना, ये तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज का वर्क है। बिना पब्लिक ओपिनियन के सुने कोई भी पॉलिसीज, कोई भी स्कीम्स वगैरह नहीं डिस्कस किया जा सकता है, चाहे कंट्री के हित के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। और 7वां पॉइंट तुम्हारा एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, ये भी तुम्हारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। तो फंक्शन है कि भाई हाँ, बनाए रखना है लिंक, जनता और सरकार के बीच का जो लिंक है ये टूटना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि गवर्नमेंट और जनता के बीच का जो लिंक है, जो तुम्हारा पसंदीदा नेता होता है ना, लोकप्रियता जिसको कहते हैं, ठीक है, तुम जिसको लोकप्रिय ज़्यादा मानते हो तो उसको तुम वोट देते हो। तो दैट इज द तुम्हारा इंटरलिंक्ड कनेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हमारा चैलेंजेस क्या है, चैलेंज देखो दोस्तों, ये जो पहला क्वेश्चन था इसमें 3 क्वेश्चंस मैंने साथ में लिया है। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, इसका तुम्हारा डिफिनेशन देना है, उसके साथ 2-3 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है, जो अच्छा लगे तुम छांट के लिख सकते हो। और तुम्हारा फंक्शंस फिर लिखना है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर तुम लिख सकते हो व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। समझ में आ रहा है कि नहीं। चैलेंजेस तुम्हारा हो गया लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ठीक है, सारा चीज़ दोस्तों वन शॉट में एकदम समझाए हुए हैं, ठीक है। अगर देखना है तो वन शॉट भी जाकर देख सकते हो, या फिर तुम ओल्ड लेक्चर मेरा है अवेलेबल एकदम स्टार्टिंग के टाइम में, मैंने यूट्यूब की जर्नी में अपना पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर ही मैंने सेकेंड लेक्चर मेरा जब स्टार्ट हुआ था नेशनलिज्म के बाद, तो यही मैंने पढ़ाया था। तो तुम वहाँ पे जाकर देख सकते हो, मैंने लाइन बाय लाइन यही सेम टू सेम सारे आंसर्स को उस टाइम भी मैंने बताया था, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम लाइन बाय लाइन समझा के रखा है, तुम जाकर देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। कम टाइम में मैं हर चीज़ यहाँ पे सिर्फ अभी ओवरव्यू तुम्हें हर क्वेश्चंस का दिए जा रहा हूँ, ठीक है।
तो चैलेंजेस क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी तुम्हारा है, दूसरा तुम्हारा डायनेस्टिक सक्सेशन हो गया, ठीक है, मनी एंड मसल्स पावर तुम्हारा उपयोग होता है, तो दीज आर द चैलेंजेस, ठीक है, और मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, ये जो है क्लियर नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं, देयर इज नो क्लियरेंस इन द मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो तुम शॉर्ट करके खुद भी लिख सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने हर चीज प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है, एकदम जल्दी जल्दी कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, अभी तुरंत लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन 2 ही पॉइंट है, लेकिन लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी से रिलेटेड तुमको एकदम अच्छे से लिखने आ सकता है। तुम आप बोलोगे भैया आप इतना इतना बड़ा बड़ा आंसर लिख के छोड़ दिए हैं, इतना इतना बड़ा बड़ा आंसर दे दिए, तो भाई देखो ये बड़ा बड़ा आंसर नहीं है, तुमको लिटरली करें बड़ा बड़ा आंसर नहीं है, तुम इसको 1080p में करो, और इसमें देखो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मैंने प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको तुम छांटो और उसको तुम लिखो। समझना चाहते हो एक एक लाइन बाय लाइन, तो तुम मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने समझा कर रखा है, ऐसा नहीं बोलना कि भैया आपने समझाया ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ आंसर प्रोवाइड कर दिया, पुराना वीडियो में जाके देख सकते हो, आंसर एकदम तुम्हारा लाइन बाय लाइन समझाया हुआ है। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी क्या है भाई, तुम्हारा हो गया डायनेस्टिक सक्सेशन और लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, इस दोनों के बारे में तुम्हें पॉलिटिकल सिस्टम में क्या रूल कर रहा है, ठीक है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी क्या है, चैलेंजेस है, डायनेस्टिक सक्सेशन क्या है, तुम्हारा चैलेंजेस है, तो इनडायरेक्टली तुमको पूछा है चैलेंजेस ही, ठीक है, यहाँ पे यही हुआ कि मेंशन कर दिया चैलेंजेस को, अब फिर कह रहा है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन इसी में एक और है कि व्हाट इज मीन बाय ऑफरिंग ए मीनिंगफुल चॉइस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टू द वोटर, ये भी तुम्हारा क्या है, मतलब देखो चैलेंजेस तुमको डायरेक्ट लिखने के लिए नहीं देगा, ठीक है, क्वेश्चन घुमा कर दे दिया कि आप लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में क्या जानते हैं, फिर तुम डायनेस्टिक सक्सेशन के बारे में क्या जानते हैं, और फिर तुम ये भी लिखो कि मीनिंगफुल चॉइस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टू द वोटर, इसके बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। तो तीनों के बारे में दोस्तों अभी तुरंत हम लोगों ने शॉर्ट में भी देखा था, तुम डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हो, ठीक है, ये जो चैलेंजेस हैं इसी को डायरेक्ट तुम यहाँ के जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं तुम इसको भी लिख सकते हो आंसर में। अगर तुमको उसको नहीं लिखना है तो बड़ा में मैंने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करते हुए लिख के रखा है 7 से 8 पॉइंट, ठीक है, हर के बारे में, तो तुम वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और तुम देख सकते हो, देखो सबके बारे में मैंने देख रखा है। डायनेस्टिक सक्सेशन तुम्हारा हो गया, और फिर यहाँ से तुम्हारा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी तुम्हारा हो गया, डायनेस्टिक सक्सेशन हो गया तुम्हारा, और फिर तुम्हारा इधर मीनिंगफुल चॉइस हो गया, ठीक है, मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सीबीएसई का क्वेश्चन है दोस्तों, सीबीएसई का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, आता है सिंगल पार्टी सिस्टम और डुअल पार्टी, ठीक है, डुअल या फिर तुम सब कहो तो 2 पार्टी सिस्टम, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, 2 पार्टी सिस्टम या फिर डुअल पार्टी सिस्टम, और सिंगल पार्टी सिस्टम या फिर 1 पार्टी सिस्टम, ठीक है, सिंगल या फिर 1, और तुम्हारा मल्टी पार्टी सिस्टम, इस तीनों के बारे में एकदम डिटेल्ड 1 शॉट में मैंने समझा के रखा है, तुम वहाँ पे देख सकते हो, इजी पॉइंट मैंने वहाँ पे देख रखा है, और यहाँ पे एकदम पूरा एक्सप्लेन करते हुए मैंने देख रखा है कि मल्टी पार्टी सिस्टम कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और एग्जाम्पल भी मैंने देख रखा है, देखो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो तुम्हारा है वो गवर्नमेंट चला चुकी है 2 बार, 1999 से 2004 तक, और तुम्हारा प्रेजेंट डेट 2018, मतलब ये तुम्हारा पुराना एनसीईआरटी का डाटा लेकर के रिटर्न किया हुआ था, तो मैंने इसी को मेंशन किया था, और एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जांपल्स में। लेकिन तुम अभी रिसेंट का भी तुम ले सकते हो, लेकिन अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि कोई गठबंधन का ऐसा कोई मल्टी पार्टी सिस्टम मिल करके तुम्हारा नेशनल लेवल पे, मतलब लोकसभा के दर्जे पे कोई ऐसा गठबंधन सरकार नहीं हुआ। इधर तो 15 साल से मोटा मोटी अभी देख ही रहे हो, पूरा बहुमत से तुम्हारा बीजेपी का सरकार ही चल रहा है, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम उतना कुछ है नहीं। इस बार गठबंधन में आया भी है तो 2-4 पार्टी 5 पार्टी मेजर पार्टी आया है, ठीक है, बीजेपी के साथ, तो इस बार का तुम दे सकते हो, ठीक है, तो गठबंधन हुआ है इस बार भी, क्योंकि इस बार फुल बहुमत नहीं मिला था 2024 में, तो तुम इस बार का भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि रिसेंटली हम लोग देख सकते हैं कि जो 2024 का जो इलेक्शन हुआ था, समझ में आ रहा है ना, जो इलेक्शन हुआ तुम्हारा लोकसभा के लिए, तो मेजोरिटी पास करने के लिए अलायंस का जरूरत पड़ा बीजेपी को, समझ में आया कि नहीं, अलायंस करने का जरूरत, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि मेंशन द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी एंड तुमको बीएसपी का तुमको क्या करना है, यहाँ पे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन देना है। तो पहला बीजेपी का हो गया, तुम्हारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है, इंडियाज एंशिएंट कल्चर, प्राचीन संस्कृति और वैल्यूज को ये ज़्यादा मान्यता देते हैं, इसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वहीं से आता है। बीएसपी का तुम्हारा आ गया ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज ऑफ टीचिंग ऑफ साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है, तो ये सारा तुम्हारा बीएसपी का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। कुछ कुछ का नाम याद रखना, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हो गया, फूले, महात्मा फूले का नाम याद रखना, साहू महाराज का नाम याद रखना, ठीक है, रामास्वामी नायकर का भी नाम याद रख सकते हो। बीएसपी के सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वहीं से इनके टीचिंग के आइडियाज से बहुमत समाज पार्टी का तुम्हारा
सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन खुल के आया। ठीक है, अब हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आता है, सजेस्ट एनी 4 वेज इन विच पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कैन बी मेड इन इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हमारा जो लास्ट टॉपिक है तुम्हारा चैलेंजेस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज के बाद हमारा लास्ट टॉपिक क्या है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी में सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, यही हमारा लास्ट टॉपिक था। तो उसी से क्वेश्चन है तुम्हारा कि 4 तरीका आप बताइए। ठीक है, कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज में सुधार लाया जा सकता है भारत में, तुमको भारत में बताना है। ठीक है, तो वहाँ भी एकदम समझाए हुए थे वन शॉट वीडियो में, तो यहाँ भी तुमको एकदम बहुत अच्छे से लिख के मैंने रखा है कि कैसे हो सकता है। तुम बोलोगे भैया बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट है, नहीं भाई बड़ा बड़ा पॉइंट नहीं है, मैंने यहाँ पे 2-3 पैराग्राफ करके दे के रखा है, तुम हर पैराग्राफ से 2-2 पॉइंट निकाल लो, 6 पॉइंट निकल जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है, 4 ही वेज तुमको यहाँ पे कह रहा है निकालने के लिए, लेकिन तुम 6-7 वेज यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, पॉइंट से और करके यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है, एकदम याद रखना है। और मतलब क्या होता है, मैंने जो भी क्वेश्चंस में और देके रखा है इसका मतलब यही है कि दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, आंसर सेम ही होगा जिसका आंसर जो मैंने देके रखा है। देखो इसके साथ साथ सेम क्वेश्चन उसी तरीके से घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथ पार्टीज सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। ठीक है, 2 तरीके से एकदम सीबीएसई का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछता है। अब कह रहा है क्या कहेगा तुमको, कैसे रिफॉर्म करना है डायरेक्ट लिखिए नहीं। अब ये कह रहा है कि कैसे फंक्शन वेल कर सके, अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके फंक्शन को पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके लिए क्या रिफॉर्मेशन लाना चाहिए, क्या सुधार लाना चाहिए ताकि पार्टीज को शक्ति प्रदान हो और वो अच्छे तरीके से अपने फंक्शन को कर सके। समझ आ रहा है ना, मजबूती प्रदान हो और वो फिर अपने फंक्शन को अच्छे तरीके से कर सके, क्या सब रिफॉर्म लाना चाहिए, तो उसको लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने देख रखा है, देखो शॉर्ट पॉइंट भी इधर साइड मैंने देख रखा है, उधर लंबा पॉइंट याद नहीं होगा तो तुम शॉर्ट पॉइंट भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का दोस्तों है कि व्हाट डज अपोजिशन पार्टी डू। अपोजिशन पार्टी का मतलब क्या रहता है। अपोजिशन पार्टी जानते हो जो इलेक्शन हार गया और एक गुड और बेस्ट अपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है बाय चेकिंग द रूलिंग पार्टी। जो इलेक्शन जीत गया उस पर निगरानी रखते हुए एकदम हमेशा क्वेश्चन सवाल करते हुए, ये जो तुम्हारा रोल है अपोजिशन पार्टी का, यही करता है अपोजिशन पार्टी। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है और क्या कह रहा है, हाउ इट प्ले बेस्ट रोल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। हमेशा याद रखना भाई, यहाँ तो देखते हैं भाई कि अपोजिशन पार्टी ना कुछ बोले जा रहा है, देश का मतलब विकास देखना ही नहीं चाहता है। ठीक है, अगर देखना भी चाहता है तो भाई लाइन से हट करके रास्ता ही भटक जाता है। ठीक है, चाहे कोई भी रहे, अपोजिशन पार्टी अगर तुम्हारा बीजेपी भी रहा, ठीक है, तो यही चीज़ करेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कोई भी तुम्हारा पार्टी को। समझ में आ रहा है कि नहीं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि देश के विकास का हित में बात होना चाहिए। ठीक है, हमेशा देश के विकास के हित में बात होना चाहिए, यही चीज़ एकदम ध्यान रखना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो रूलिंग पार्टी में हो चाहे वो तुम्हारा अपोजिशन पार्टी में हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि देश का विकास हो सके। अरे भाई सपोज करो ना, सीधी सी बात है, रूलिंग पार्टी अगर कोई स्कीम्स, कोई रूल्स रेगुलेशंस, कुछ लॉ अगर वगैरह पास कर रही है, अगर कुछ गलत पास कर दी तो पब्लिक को क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा कि तुम्हारा नुकसान होगा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जिस वजह से वहाँ के लिए सवाल कौन उठाएगा पब्लिक के लिए कि भाई हाँ आपके प्रोग्राम से, आपके स्कीम से लोगों को हानि हो रहा है। ठीक है, लोगों को लॉस सहना पड़ रहा है। ठीक है, आप इतना टैक्स बढ़ा दिए, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब चीज़ के लिए एकदम आवाज़ उठाते रहना चाहिए। सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ मैटर आर प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट रिगार्डिंग दिस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर चीज़ होते रहता है, बट इन डेमोक्रेसी इट टेक्स टाइम। ठीक है, समय लगता है हर चीज़ होने में। समझ में आया कि नहीं। दैट्स इज द पॉलिटिकल पार्टीज इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो दोस्तों यही था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर का पॉलिटिकल पार्टीज का। तो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से हम लोग को क्या सीख मिलता है, ठीक है, क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ पढ़े, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़े, उससे पहले फेडरलिज्म पढ़े, उससे पहले तुम्हारा पावर शेयरिंग पढ़े, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी एकदम अब निकल के क्या आता है, इसका परिणाम क्या निकल के आता है, क्या इसका मूल वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, क्या इसका स्रोत निकल के आता है, तो यही चीज़ समझना है। तो दोस्तों इस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे एनसीईआरटी को भी पूरा कवर करेगा और पूरा एकदम सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन का भी क्वेश्चन को कवर करेगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी भी इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन अपने ओल्ड वीडियोज में करके रखा है। अगर तुम पूरा लाइन बाय लाइन वीडियोज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो इस पूरे क्वेश्चंस का, तो तुम ओल्ड वीडियोस देख सकते हो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका वन शॉट वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो हम लोग चलते हैं, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा आई होप अपने स्कूल्स में। ठीक है, कोई नहीं भी पढ़ा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम पूरे क्वेश्चन से पूरे चैप्टर को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, एकदम रीड कर लेना सारे आंसर्स को, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। ठीक है, एकदम मार्क्स तुम्हारा सिक्योर है। ये जो तुम्हारा 4 चैप्टर है ना भाई, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म तुम्हारा हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, जेंडर रिलीजन कास्ट हो गया, ये तुम्हारा क्या है सारा एकदम बहुत ज़्यादा इजी है। पूरा सिविक्स इजी है। ठीक है, एकदम पूरा जिस बच्चे ने पूरे सिविक्स में मेरा फॉलो किया है गारंटेड है कि एक मार्क्स भी कटने वाला नहीं है। ठीक है, चलते हैं हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि व्हाई इज डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तुम्हें कुछ नहीं, बस यही बताना है कि गवर्नमेंट में कैसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तुम्हारी सरकार का जो ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या है, एक सिस्टम, एक माध्यम है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है, एक सिस्टम, एक माध्यम है। ठीक है, जिसमें कि सबको फ्रीडम है, जो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हर चीज़ देखें डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने तो इस पूरे वीडियो में
हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या सब फैक्टर पे, ताकि वीडियो लंबा ना हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि डेमोक्रेसी जो इतना ज़्यादा बेहतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो क्यों है, ठीक है, तुमको ये चीज़ बताना है, 2 रीजन बताना है। पहला तो ये है कि इट इंश्योर इक्वल्स एंड फ्रीडम टू द ऑल सिटीजन्स, पूरे एकदम जनता के बीच, पूरे देश के नागरिकों के बीच ये समानता और आज़ादी को एकदम इक्वली डिवाइड करके रखा है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एवरी सिटीजन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और कोई भी निर्णय लिया जाता है, चाहे देश में सरकार के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो छोटे से छोटे वर्ग को देखा जाता है। ऐसा नहीं कि भाई रिचर सेक्शन के लिए अलग नियम बना दिए और लोअर सेक्शन के लिए कुछ अलग नियम बना दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सबके लिए सेम तुम्हारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो इसी वजह से दोस्तों हर एक सिटीजन का, हर एक पब्लिक का मतलब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो ये तुम्हारा एक बेहतरीन तुम्हारा स्टेज है लोकतंत्र, जिसमें कि हर एक लोगों को मौका मिलता है और अपने बातों को रखने का और अपने बातों को इम्पैक्ट डालवा करके उससे रिलेटेड कुछ निर्णय करवाने का। समझ में आया कि नहीं? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है दोस्तों कि व्हाई डू पीपल प्रीफर डेमोक्रेसी, क्यों लोग लोकतंत्र को ही प्रीफर करते हैं, ठीक है, एज एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एज कंपेरेबल टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई पीपल प्रीफर डेमोक्रेसी। तो तुमको इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो एक्सप्लेन विथ 4 रीजन, तुमको इसके 4 उदाहरण देने हैं, ठीक है दोस्तों। पहले तुम्हारा हो गया पीपल आर देयर ऑन मास्टर्स, यहाँ पे लोग खुद मास्टर होते हैं ये सब चीज़ में, ठीक है, कि भाई कैसे क्या करना है। तुम्हारा इक्वल एंड एग्जैक्ट जस्टिस है यहाँ पे, भाई सम्मान एकदम जस्टिस, ऐसा नहीं कि भाई पैसा वाला को कुछ और जस्टिस मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा, और गरीब को कुछ और न्याय मिल जाएगा। हाँ, हर चीज़ में है, हर जगह भ्रष्टता है, ठीक है, हर लेवल पे थोड़ा बहुत भ्रष्ट हो रहा है, सिस्टम भ्रष्ट है, आई एक्सेप्ट इट, बट जो लॉजिकली है, जो चीज़ होना चाहिए उसको तो तुमको समझना पड़ेगा ना। अब तुम बोलोगे सर या भैया अब क्या ही बोलें, यहाँ तो ये सब आप बोल रहे हैं कि इक्वल एंड एग्जैक्ट जस्टिस है, लेकिन न्याय तो मिलता ही नहीं है, न्याय मिलने में यहाँ इतना लेट होता है, तो भाई क्या कर सकते हैं। दैट इज़ अ प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस इज नॉन एज डेमोक्रेसी, समय लगता है भाई, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत हद तक 99% केस में तुम्हारा इक्वल एंड एग्जैक्ट जस्टिस मिलता है, ठीक है। 1-2% इधर उधर बाई चांसली तुम्हारा जस्टिस इधर उधर हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट रन बाय सिटीजन नॉट बाय फोर्स, कोई तुम्हारा दबाव पूर्वक सरकार नहीं चल रहा होता है कि यहाँ पे एकदम पूरा जनता के द्वारा सरकार चल रहा होता है। जनता जब चाहेगी तुम्हारी सरकार पलट देगी, जनता जब चाहेगी तुम्हारी सरकार बना देगी, ठीक है। फीवर कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद, झगड़ा लड़ाई, सिविल वार वगैरह बहुत कम होते हैं। समझ में आया कि नहीं? बहुत देश में तुमको देखने को मिलता होगा भाई वहाँ सिविल वार हो गया, ले अब लेते रहो, ठीक है, अब करते रहो, ठीक है। क्या करेगा? डेवलपमेंट होगा उस देश का जहाँ पे सिविल वार हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे लोकतंत्र देश में, एक अच्छे लोकतंत्र देश में तुम्हारा कन्फ्लिक्शन होने चाहिए, ठीक है, कन्फ्लिक्शन होने चाहिए, तभी मैटर सामने आ पाएगा। लेकिन हाँ, उस लेवल पे नहीं होना चाहिए जिस वजह से तुम्हारे देश के डेवलपमेंट में रुकावट आ जाए, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। तुमको यहाँ पे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बताना है डेमोक्रेसी का और डिक्टेटरशिप का, ठीक है। तो डिमेरिट्स ऑफ डिक्टेटरशिप क्या है? तो डिक्टेटरशिप का तुम्हारा हो गया यही कि वहाँ पे भाई सीधी सी बात है, रॉन्ग डिसीजन हमेशा लिया जाता है डिक्टेटरशिप के द्वारा, ठीक है। वहाँ के डिक्टेटर के द्वारा रॉन्ग डिसीजन लिया जा सकता है, अरे जल्दबाजी में वहाँ डिसीजन लेता है, ठीक है। हमेशा 95% चांस है कि गलत ही डिसीजन लेगा, सोच समझ के बिना लेता नहीं है। वायलेंस है, वहाँ पे वायलेंस हुआ जा रहा है घर वगैरह पे, ठीक है, सोसाइटी में वायलेंस हो रहा है। नो जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई वहाँ पे वैलिड संविधान वगैरह नहीं है। मोनोपोलाइजेशन ऑफ पावर है, मसल्स पावर, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, मोनोपोली कर रहे हैं, ठीक है, अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सप्रेशन ऑफ सिविल लिबर्टी, जो वहाँ पे कर्मचारी वगैरह है उनके आज़ादी को सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो, ये सारा तुम्हारा डिक्टेटरशिप का क्या है? डिमेरिट्स है। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रोपेगेंडा मशीन, और पूरा एकदम प्रोपेगेंडा फैलाने में कि भाई हाँ अंदर से कुछ है नहीं, वहाँ उस देश का कुछ है नहीं, ठीक है, इस अस्तित्व वगैरह, लेकिन हाँ दुनिया को दिखाना है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ का पूरा जनता कष्ट में है, लेकिन दुनिया को दिखाना है कि हाँ बहुत हम सब शान में जी रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, प्रोपेगेंडा रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप का यही तुम्हारा डिमेरिट्स है। मेरिट्स क्या है तुम्हारा? क्विक एंड डिसिसिव एक्शन, भाई यहाँ क्विक और डिसिसिव एक्शन के चक्कर में तुम हर बार गलत डिसीजन लो, बार बार, ठीक है, यही चीज़ तुम्हारा मेरिट्स है। तो मेरिट्स में है तो है, सही बात है, एक तरह का मेरिट्स ही है ना भाई। अगर मान लो कुछ का कांड हो गया, तुरंत आ जाता है निर्णय, ऐसा नहीं कि 10 साल केस लड़ा, ठीक है लोग। तो ये सारा चीज़ लोकतंत्र देश में भी आना चाहिए। अगर दोषी एग्जैक्ट पता है कि कौन है तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए तुम्हारे लोकतंत्र देश में भी, ठीक है। एफिशिएंसी है यहाँ पे, बहुत जल्दी फास्ट वर्क करता है, वही फास्ट वर्क देखो समझने की कोशिश करो। जो तुम्हारा डिक्टेटरशिप का मेरिट है वही तुम्हारा डिमेरिट होगा, किसका? डेमोक्रेसी का। याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। बस उसके आगे सिर्फ नोट लगा देना, ठीक है, नो या नोट लगा देना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिमेरिट हो जाएगा डेमोक्रेसी का। सबके आगे नो या नोट लगा देना तो उसका हो जाएगा तुम्हारा डिमेरिट्स डेमोक्रेसी का, ठीक है। नेशनल कोहेजन तुम्हारा है, स्टेबिलिटी तुम्हारा है, ठीक है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद कभी भी तख्ता बदल सकता है, पब्लिक तख्ता बदल सकती है, ठीक है, कि भाई हाँ
जब मन किया सरकार हटा दिए, तो ऐसा नहीं होता है भाई वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जो, अगर हम वहाँ के शासक हैं तो मेरा जब तक मन करेगा भाई हम जिंदगी भर रहेंगे, जब तक मेरा मन है, ठीक है, वहाँ का शासक बनने का, मेरा जब तक मन है तब तक हम रहेंगे। तो दीज आर द थिंग, तो स्टेबिलिटी वहाँ पे है, ठीक है। तो दोस्तों ये तुम्हारा डिमेरिट्स हो जाएगा, अगर तुम नो एंड नॉट लगा दोगे सबके आगे तो तुम्हारा ये डेमोक्रेसी का डिमेरिट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो तुम्हारा डिमेरिट ऑफ डिक्टेटरशिप था, तो इसके आगे नो या नॉट लगा दोगे तो ये तुम्हारा मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना जी। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब तुम्हारा होता है विशेषताएं, एस्पेक्ट्स मतलब तुम्हारा गुण हो गया, मेरिट्स मतलब भी गुण हो गया, और डिमेरिट्स मतलब अवगुण हो गया, ठीक है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो तुमको डेमोक्रेसी का, या एस्पेक्ट्स लिखो तो तुमको मेरिट्स ही लिखना है, ठीक है। घुमा फिरा के सब चीज़ सेम ही है, कैरेक्टर्स एस्पेक्ट्स और मेरिट्स मतलब सेम होता है, ठीक है। डिमेरिट्स मतलब अवगुण, मेरिट्स मतलब गुण, तो गुण तुमको यहाँ पे लिखना है। मेरिट्स क्या सब है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बेसिस पे मैंने यहाँ पे मेरिट्स छांट के लिखा है, ठीक है। तुम एक दो लाइन से छांट के लिख सकते हो। सोशल एस्पेक्ट्स के तुम रूप में 3-4 लाइन मैंने यहाँ पे देख रखा है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह यहाँ पे तुम्हारा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस एंड जेंडर और रिलीजन। तो ये सारा सोशल सामाजिक एस्पेक्ट्स के बेसिस पे, समझ में आ रहा है ना। और तुम्हारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बेसिस पे तुम मेरिट्स देख सकते हो, और सामाजिक एस्पेक्ट्स के रूप में तुम मेरिट्स देख सकते हो, और आर्थिक एस्पेक्ट्स के रूप में तुम अपना मेरिट्स देख सकते हो डेमोक्रेसी का, ठीक है। तो तीनों एस्पेक्ट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है, तीनों के बारे में 2-2 पॉइंट लिख दो, 6 पॉइंट हो गया। और तुम्हारे डिमेरिट्स लिख दो, ये सब डिमेरिट्स क्या है, स्लो एंड इनफिशिएंट है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है, रोल ऑफ मनी इन डेमोक्रेसी है यहाँ पे, है कि नहीं, इनकम्पिटेंस है यहाँ पे। तो वही चीज़ तुमको बोले थे ना यहाँ पे, यही सेम टू सेम है ना जी। यहाँ पे अगर जो नो लगा दोगे तो हो जाएगा ना कि नो क्विक एंड डिसिसिव एक्शन, या फिर नॉन एफिशिएंट, ठीक है। और तुम्हारा नो नेशनल कोहेजन और नॉन स्टेबिलिटी या फिर अनस्टेबल, वही तुम्हारा हो गया डिमेरिट डेमोक्रेसी का। तो बहुत ईजी है, ये सब याद रखना है। अगर तुम एक का याद रखोगे डिमेरिट, दूसरे का तुम्हारा मेरिट निकल जाएगा, एक का तुम मेरिट याद रखोगे दूसरे का डिमेरिट निकल जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाउ डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। देखो पहला क्वेश्चन भी यही था, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन था, बस उसका डिमांड यही था कि कैसे तुम्हारा डेमोक्रेसी बेटर है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है। तो उसके बारे में सिर्फ तुमको 2 रीजन लिखना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुमको ये भी लिखना है कि एक इंडिविजुअल के डिग्निटी और फ्रीडम को, ठीक है, कैसे प्रमोट करता है। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों इंडिविजुअल के डिग्निटी और फ्रीडम से कनेक्ट करके पूछ दिया है कि कैसे लोकतंत्र सुपीरियर है, ठीक है, कोई भी अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है, एज कंपेरेबल टू अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे सुपीरियर है, किस मामले में कि प्रमोट जो होता है डेमोक्रेसी में डिग्निटी या फिर फ्रीडम एक इंडिविजुअल का, ये जो वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा दिया जाता है, डिग्निटी या एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल का जो प्रमोशन है, ये जो डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा होता है, तो और कोई अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्यों नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसको तुमको कंपेयर करते हुए लिखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बहुत ईजी है, और इससे एकदम रिलेटेड दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, और करके मैंने लिखा है, घुमा के एकदम आता ही आता है। मैंने देखा है दोस्तों, मेरे टाइम यही क्वेश्चन आ गया था, तुम्हें शौक लगेगा सुन के, लेकिन मेरे टाइम यही क्वेश्चन आया था। देखो और करके जो मैंने लिखा है, आंसर एकदम सेम वही लिखना है। क्या, डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन। क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि कैसे डेमोक्रेसी तुम्हारा लोकतंत्र नागरिकों के बीच शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन का नेतृत्व कैसे करता है, ठीक है। देखो हार्मोनियस लाइफ एंड पीसफुल मतलब क्या, पीसफुल मतलब तुम्हारा शांतिपूर्ण, और हार्मोनियस लाइफ तुम्हारा क्या हो गया, सामंजस्यपूर्ण, ठीक है। सामंजस्यपूर्ण को लाइफ को कैसे प्रमोट करता है, ठीक है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन को, जनता के जीवन को कैसे प्रमोट करता है। तो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विथ प्रॉपर आर्गुमेंट, या फिर सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स देना बहुत जरूरी है, कनेक्ट करना है सब चीज में, ठीक है। तो सारा चीज तुम्हारा पीपुल आर देयर ऑन मास्टर यहाँ पे होते हैं, ठीक है। एक तो पहला पॉइंट तुम लिख दिए, एक बाउंड्री बना दिया आंसर लिखने का कि डेमोक्रेसी गिव्स इक्वल राइट एंड फ्रीडम टू एवरी इंडिविजुअल, ऑल द सिटीजंस आर इक्वल बिफोर द लॉ ऑफ द कंट्री। सीधी सी बात है, हम सब जानते हैं लोकतंत्र सभी को समान अधिकार और आज़ादी देता है, हर एक इंडिविजुअल को, और फिर सिटीजन जो यहाँ के नागरिक हैं, ठीक है, सभी कानून के समान ने बराबर हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ ऑफ द कंट्री, सभी कानून के सामने तुम्हारा बराबर है। तो इसको लिख के तुम बाउंड्री बना दी, उसके बाद तुम अपना पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट कर दिए, 2-2 लाइन एक्सप्लेन कर दिए, कितना अच्छा लगता है। दीज आर द टेक्निक्स टू इम्प्रेस द कॉपी चेकर, ठीक है। कॉपी चेकर को कैसे इंप्रेस करना है भाई, मेरे से सीखो, ठीक है। हम हर चीज़ सिखाएंगे, हाथ पकड़ के हर चीज़ सिखा देंगे, ठीक है। कैसे कॉपी चेकर को खुश करना है, कोई कहानी बना के नहीं आना है, एकदम फैक्ट लिख के आना है और कॉपी चेकर को खुश करना है, ठीक है। पीपुल्स आर देयर ऑन मास्टर, यहाँ पे लोग खुद ऑन मास्टर होते हैं। कैसे मास्टर होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करके मैंने डिटेल यहाँ लिख के रखा है, ठीक है। 3 से 4 पॉइंट है, इसको 2 पॉइंट तुम कन्वर्ट करके इजीली लिख सकते हो। दूसरा तुम्हारा इक्वल एंड एग्जैक्ट जस्टिस यहाँ पे है, ठीक है।
जो कि हम लोग जानते हैं। अरे देखो, हर का आंसर ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। तुम अगर 2-3 क्वेश्चन भी जो एकदम मेजर क्वेश्चन है, तुमको जो एकदम बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ आएगा, उसके आंसर्स को तुम अगर पढ़ के चले गए ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो तुम क्वेश्चंस के आंसर याद करके नहीं गए थे, तुम उसका भी आंसर लिख के आ जाओगे। इसका साहिल सागर गारंटी है, ठीक है, ये तुम्हारे साहिल भैया का गारंटी है, मैं रिटर्न में लिख के दे सकता हूँ, ठीक है, एकदम गारंटी दे सकता हूँ कि जो एकदम मेजर मेजर बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तुम उसको तुम अगर समझ लिए, सीख गए, उसके आंसर्स को देने का तरीका, ठीक है, क्या कनेक्ट करना है उसके में, क्या लिखना है, अरे सारा का आंसर एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारा का आंसर। 3 से 4 क्वेश्चन जैसे कि मान लो तुम यहाँ पे मेरिट डिमेरिट्स अगर जान गए, एक किसी का डिक्टेटरशिप का जान गए, डेमोक्रेसी का तुम जान जाओगे, सीधी सी बात है। दूसरी बात, तुम अगर इस क्वेश्चन का आंसर जान गए, ठीक है, अगर तुम इस क्वेश्चन का आंसर जान गए कि डेमोक्रेसी कैसे सामंजस्यपूर्ण और तुम्हारा शांतिपूर्ण लाइफ को प्रमोट करता है, तो तुम फिर उसके बाद ये भी तुम आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हो कि कैसे डेमोक्रेसी प्रोड्यूस करता है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट को, ठीक है, इसमें भी कनेक्ट कर सकते हो तुम। फिर उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा कि 3 तरह के क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है, एकदम 3 तरह के क्वेश्चन कि किस किस कंडीशन में तुम्हारा डेमोक्रेसी अकोमोडेट करता है सामाजिक विभिन्नताओं को, सोशल डाइवर्सिटीज को, तो उसी को 3 तरीके से तुमको पूछने का क्वेश्चन है। दीज आर द थिंग्स भाई, क्वेश्चन पूछने का तरीका समझो, ठीक है, इसलिए मैंने हर तरीके को देकर रखा है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तुम किसी भी चीज से चूको मत, वहां पे दिमाग तुम्हारा चकराने ना लगे कि भैया आप तो हमको क्वेश्चन कुछ और बताए थे, या फिर किताब में क्वेश्चन हम कुछ और देखे थे, यहाँ तो कुछ और पूछ दिया। नहीं भाई, सबका आंसर एकदम एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं? अब तो बहुत बच्चा अभी तक तो वीडियो छोड़ के चला गया होगा देखना, जो नहीं देखा भाई हम क्या कर सकते हैं भाई, उसके लिए अच्छा बात है। जो इतना ज़्यादा बता रहे हैं खुल के ना कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, ठीक है, हम लिटरली बता रहे हैं, तो एकदम ध्यान देना है, एकदम सुनना है, ठीक है। अब चलो हम लोग चलते हैं जो हमारे क्वेश्चन था। तो पीपल आर देयर ऑन मास्टर, पहला पॉइंट उसको अच्छे से एकदम लिख देना, 2 पॉइंट समझ के कैसे ऑन मास्टर है, ठीक है। अरे हम लोग खुद ही यहाँ पे हर चीज करते हैं जी लोकतंत्र में, तो पीपल आर देयर ऑन मास्टर कैसे है उसके बारे में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 3-4 पॉइंट। लाइन बाय लाइन समझना है तो ओल्ड लेक्चर तुम देख लो, ओल्ड लेक्चर में लाइन बाय लाइन समझा के रखा है। इक्वल एंड एग्जैक्ट जस्टिस, यहाँ पे क्या हो रहा है, सामान्य और एग्जैक्ट जस्टिस मिलता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन मिलता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सिस्टम में, कोई तुम्हारा भेदभाव नहीं है सिस्टम में, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशी की बात है, ठीक है। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट नॉट बाय फोर्स, और कोई यहाँ पे बलपूर्वक सरकार नहीं चल रहा है कि भाई हाँ तुमको जबरदस्ती हमें को वोट देना पड़ेगा, सरकार तुमको हमें को जिताना पड़ेगा और हम ही सरकार चलाएंगे, ये सब नाटक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जनता सरकार चला रही है, जनता के द्वारा का सरकार है, ठीक है, जनता के द्वारा चुना गया है, जनता ने सरकार बनाया है और जनता के द्वारा सरकार चलाई जा रही है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एकदम पूरा टॉपिक से कनेक्ट करते हुए, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, कैसे लोकतंत्र प्रोड्यूस कर रहा है एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तुम्हारा रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, उत्तरदायी, ठीक है, अकाउंटेबल मतलब क्या होता है तुम्हारा जवाबदेह, और लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, वैध सरकार। तो कैसे तुम्हारा एक लोकतंत्र क्या है, एक माध्यमिक सिस्टम है, ठीक है, तो कैसे प्रोड्यूस कर रहा है तुम्हारा एक जवाबदेह सरकार, एक उत्तरदायी सरकार और एक वैध सरकार, कैसे प्रोड्यूस कर रहा है उसके बारे में पूरा एकदम अच्छे से पॉइंट वाइज लिखा है मैंने। 3 पैराग्राफ देकर रखा है, 3 स्टार मार्क मैंने देकर रखा है दोस्तों, तीनों स्टार मार्क में तुमको तीनों के बारे में लिखा हुआ है। एक में अकाउंटेबल के बारे में एग्जाम्पल लेते हुए, दूसरा में तुम्हारा रिस्पॉन्सिव के बारे में, और तीसरा में तुम्हारा लेजिटिमेट के बारे में, ठीक है। तो तीनों के बारे में 2-2 पॉइंट छाट के लिख सकते हो, ठीक है, एक बार रीड आउट कर लेना। मेरा यही मोटो रहता है, सारा का सारा आंसर एकदम प्रोवाइड करके रख दो भाई, एकदम कंटेंट दिया हुआ रहेगा, तुम उसको रीड आउट करोगे, जब रीड आउट करोगे एकदम वर्ड स्टॉक दिमाग में हो जाएगा, एकदम फटाफट क्लिक करेगा, 2 से 3 बार रीड आउट कर लोगे, ठीक है, फिर तुम खुद से भी लिख सकते हो। यही तुम्हारा मतलब मेन तरीका है आंसर लिखने का। अब तुम चले गए ट्रांसलेशन सीखने के लिए, अगर लिखने नहीं आ रहा है तो भाई ऐसा नहीं होता है, वर्ड स्टॉक करना पड़ता है दिमाग में, इज आर एम वाज वेयर लगाने आता है ना, बस बात खत्म, ठीक है, और तुम्हारा हो गया, स्टेटमेंट क्रिएट हो जाएगा तुरंत, ठीक है। वो तो तुम जान ही रहो कैसे स्टेटमेंट क्रिएट करना है, बस वर्ड का स्टॉक नहीं रहता है, तो वर्ड के स्टॉक के लिए क्या करना है, बुक रीडिंग। तो अब बुक रीडिंग करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बस इस आंसर्स को रीड आउट करो, बस बात खत्म, रात खत्म, ठीक है, एकदम तुम्हारे एग्जामिनेशन में मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है एकदम इस पूरे चैप्टर का, गारंटेड क्वेश्चन रहता है दोस्तों, देखो बता दे रहे हैं हम, ये तुम्हारा सीबीएसई का क्वेश्चन था, ये भी तुम्हारा सीबीएसई का क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी तुम्हारा सीबीएसई क्वेश्चन था, और ये भी तुम्हारा दोस्तों सीबीएसई का क्वेश्चन है। अब देखो सीबीएसई कैसे पूछता है, इसको घुमा के पूछा है क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन तरीका है इस क्वेश्चन को, आंसर्स को स्टूडेंट से लिखवाने का, सीबीएसई के द्वारा 3 तरीका है। कैसे लिखवाएगा, पहला कि व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, ये शायद तुम्हारा एनसीईआरटी का हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, किस तुम्हारे कंडीशन में डेमोक्रेसी क्या कर रहा है, एकोमोडेट कर रहा है सामाजिक विभिन्नताओं को, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई बताइए कैसे कर रहा है, ठीक है, कंडीशन को, उसको तुमको लिखना है। दूसरा तरीका क्या है कि एग्जामिन विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जाम्पल्स, तुम्हें 3 एग्जांपल देते हुए एक्सप्लेन करना है, हाउ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस आर बेस्ट गारंटेड इन डेमोक्रेसी, कैसे बेस्ट है लोकतंत्र में डिग्निटी एंड फ्रीडम किसी भी सिटीजंस का बेस्ट गारंटेड है
एकदम अगेन रिपीट कर दिया क्वेश्चन तुम्हारा। देखो यहाँ पे तुम्हारा डिजिटी एंड फ्रीडम से रिलेटेड था ना, 5 नंबर क्वेश्चन में बोले थे ना तुमको, इससे कनेक्ट करके तुम वहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो। लेकिन हाँ, परफेक्ट आंसर लिखना है तो उसके लिए मैंने यहाँ फिर से आंसर इसमें प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि इसको पूछने का एक और तरीका है। क्या है? हाउ आर कंप्लेंट्स ट्रीटेड एज टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब वहां पे बच्चा का माथा उतर चकरा जाएगा, भाई टेस्टिमोनी मतलब क्या होता है, क्या पूछ दिया क्वेश्चन, अब इसके में क्या लिखेंगे? तो कुछ नहीं लिखना है बाबू, इसमें बस यही पूछा है, इसमें बस सोशल डाइवर्सिटी से रिलेटेड ही इसमें लिखना है, और वही चीज लिखना है कि कैसे डिग्निटी और फ्रीडम सिटीजन तुम्हारा बेस्ट गारंटेड इन कंट्री में। सो कैसे तुमको पूछा है, इसका हिंदी क्या है कि शिकायतें, कंप्लेंट्स ट्रीटेड एज टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी, मतलब शिकायतें को कैसे किसी भी लोकतंत्र के सफलता का प्रमाण माना जाता है। ठीक है, अरे शिकायतें होंगी तब तो वहां पे डेवलपिंग फेज से डेवलप हो पाएगा वो लोकतंत्र देश। अरे समझने की कोशिश करो यार कि शिकायतें नहीं होंगी तो सोचो ना यार, सब कुछ चल रहा है सही सही, ठीक है, तो सब कुछ सही नहीं चल सकता है लोकतंत्र देश में। सबको खुश रख पाना और सबको खुश कर पाना सरकार के अंदर नहीं है। कुछ ना कुछ वर्ग तुम्हारा हमेशा दुखी ही रहेगा, कुछ ना कुछ तुम्हारा वर्ग खुशी रहेगा। ठीक है, दुख सुख लगा रहता है, लेकिन इस चक्कर में जो शिकायतें हैं वो जब उभर के आती है तो ये तुम्हारा प्रमाण है किसी भी देश के लोकतंत्र की सफलता का। अगर शिकायतें ही नहीं आएगी तो सरकार सुधार क्या करेगा? क्या करेगा सुधार भाई, क्या करेगा सुधार? बताओ तो तुम्हें। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई कंप्लेन ही नहीं करेगा, जनता बोलेगा भाई हम सब खुश हैं, हमसे 50,000 टैक्स लिया जा रहा है पर मंथ का तब भी हम खुश हैं, 500 लिया जा रहा है तब भी खुश है, तो भाई क्या दिक्कत है? सरकार तो ऐसे कुछ से कुछ करते रहेगा। तो नहीं, हर चीज में शिकायतें, इसलिए कहता है अपोजिशन पार्टी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इसको तुम मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि कैसे अपोजिशन पार्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे निभा सकती है एज ए जनता की शिकायतों को पार्लियामेंट में, असेंबली में वहाँ पर रख करके और एक बेस्ट अपोजिशन का रोल निभा सकती है, ताकि जनता उसको भी मौका दे सके अगले इलेक्शन में। ठीक है, उसके पास यही सब मौका रहता है अपने आप को भी जनता के बीच साबित करने का। तो दिस आर द थिंग्स, इसको तुम कनेक्ट करके लिख सकते हो। ये चीज मैंने दोस्तों यहाँ पे सारा चीज लिख के रखा है जो मैंने अभी समझाया तुमको। ठीक है, पहला पॉइंट तुम्हारा हो गया, दूसरा पॉइंट तुम्हारा हो गया। ठीक है, और तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया, ये तुम्हारा एग्जाम्पल्स के साथ तुम एग्जाम्पल 1 हो गया, और एग्जाम्पल तुम्हारा ये 2 हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल 2 हो गया, और फिर तुम यहाँ पे एग्जाम्पल 3 हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये दो कितना एग्जाम्पल मैंने दे के रखा है, और कंक्लूजन ऑफ, और ये तुम्हारा कंक्लूजन है। ठीक है, एग्जाम्पल्स का, तो लास्ट में तुम्हारा तीनों एग्जाम्पल का कंक्लूजन है। ठीक है, बहुत ईजी है दोस्तों। तुम लोगों को आंसर बहुत बड़ा लग रहा होगा, दोस्तों आंसर बड़ा नहीं है, तुमको इतना लिखना ही नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, इतना नहीं लिखना तुमको एग्जामिनेशन में। रीड आउट करो, मेरा मोटो यही है कि तुम इसको रीड आउट करो, हम चाहते हैं इसको पढ़ो एकदम ईजी लैंग्वेज में, इससे ज़्यादा बेस्ट ईजी लैंग्वेज में तुमको कहीं भी कोई भी सैंपल पेपर ले लो, चाहे क्वेश्चन बैंक ले लो, चाहे तुम्हारा कुछ भी उठा लो, बड़ा बड़ा ग्रंथ उठा लो। ठीक है, इससे ज़्यादा ईजी वर्ड का तुमको स्टॉक कहीं भी तुमको मिलेगा नहीं। ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ, ये तुम्हारे साहिल भैया की गारंटी है। ठीक है, एकदम यही सब क्वेश्चन आता है दोस्तों, गारंटेड है क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो दोस्तों यही था हमारा एकदम आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी बच्चे इसको देख रहे होंगे, गारंटेड है कि एकदम क्वेश्चन तुम्हारे में छपने वाला है। आई होप तुम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे एग्जामिनेशन का। तुम लोग का एग्जामिनेशन का टाइम बहुत कम बचा हुआ है दोस्तों, अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है, और जहां भी प्रॉब्लम हो तुम कमेंट करो, तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आके तुम हमसे कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी इशूज, तुमको कोई भी कंटेंट चाहिए, तुम्हें कोई भी नोट्स चाहिए, हमसे तुम बात कर सकते हो। हर चीज तुम्हें मेरे चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड मिलेगा, तुम जाके देख सकते हो। नहीं भी तुम्हें मिला, किसी चीज की कमी तुम्हें लगे तो तुम हमें बता सकते हो। ठीक है, कोई भी सजेशन दे सकते हो। ठीक है, अच्छा लगेगा। और साहिल भैया को इसी तरह दोस्तों सपोर्ट करते हुए चलना। ठीक है, रिक्वेस्ट है तुम लोगों से दोस्तों, इसी तरह साहिल भैया को सपोर्ट करते रहो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करना। शेयर करने से ही दोस्तों हमारा रीच बच्चों के बीच पहुंच सकेगा। रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, प्लीज शेयर करना। ठीक है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाना दोस्तों से, और खुद भी करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।